नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम विशेष में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और वीडियोकॉन कंपनी को मिले कर्ज से जुड़े मामले पर बात करेंगे। 2009 में जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनी, तो भारत में इस मुकाम पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में पुरुष वर्चस्व को तोड़ने वाली और पूरी दुनिया के बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली चंदा कोचर अब दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन कंपनी को कर्ज मुहैया कराने का आरोप है। आईसीआईसीआई बैंक की आंतरिक स्वतंत्र जांच कमेटी ने भी चंदा कोचर को इस मामले में बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। उधर सीबीआई भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। आज के विशेष में इस मामले से जुड़े पहलुओं की पड़ताल करेंगे, जानेंगे चंदा कोचर के अर्श से फर्श तक की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। वीडियोकॉन को कर्ज से जुड़े मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के एफआईआर दर्ज करने के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कराई गई स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंदा कोचर के स्तर पर वार्षिक खुलासों की जांच पड़ताल में ढिलाई बरती गई और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वीडियोकॉन कर्ज मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर पूरी तरह से घिर गई हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कराई गई स्वतंत्र जांच में बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। चंदा कोचर मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अगुवाई वाली समिति ने बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रही चंदा कोचर पर पद का गलत इस्तेमाल कर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने और फिर अनुचित तरीके से निजी लाभ लेने के आरोप हैं। कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई चीज का उल्लंघन किया हो या किसी चीज को के ऊपर से उन्होंने काम किया हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन को ऊपर ले जाते हुए। तो ये उनका एक वो था। उसकी मेन फाइंडिंग ये है, उनका कहना ये है कि उन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करते हुए ये कहा है कि चंदा कोचर जी ने उस ड्यू डिलिजेंस के लेवल को और उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बोर्ड को डिस्क्लोज नहीं किया है। 6 जून 2018 को आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्णा को सौंपी थी। इस जांच में एक कानूनी संस्था और फॉरेंसिक कंपनी भी बीएन श्रीकृष्णा की मदद कर रही थी। समिति ने 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2018 के बीच बैंक में चंदा कोचर की भूमिका की जांच की और 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट बैंक को सौंप दी। जांच में पाया गया कि चंदा कोचर के मामले में हितों का टकराव हुआ है। कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी किया है। कमेटी ने कहा कि इस लोन को देने में बैंक के आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसमें हितों का टकराव का आचरण भी शामिल था, क्योंकि इस कर्ज का एक हिस्सा उनके पति दीपक कोचर की ओर से चलाई जा रही कंपनी को दिया गया, जिससे उन्हें कई तरह के वित्तीय फायदे हासिल हुए। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि चंदा कोचर ने बैंक को दिए गए सालाना घोषणाएं यानी एनुअल डिस्क्लोजर्स को बताने में ईमानदारी नहीं बरती। ये बैंक की अंदरूनी पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट और भारत के कानून के तहत जरूरी है। कोचर के स्तर पर वार्षिक खुलासों की जांच पड़ताल में ढिलाई बरती गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंदा कोचर ने आंतरिक बैंक नीतियों का उल्लंघन किया है। जैसे श्री कृष्णा बोलते हैं कि जैसे जैसे इनको लोन सैंक्शन करके रिलीज किया था चंदा जी ने, उसकी बदले में चंदा कोचर की जो हस्बैंड है दीपक कोचर, उनकी भी कंपनी में वीडियोकॉन स्टार्टेड ट्रांसफरिंग पैसा एज कमीशन। सो इसकी वजह से जो है ये तरह से लेन देन हो गया।
and it is against the norms of the banking industry. चंदा कोचर ने पिछले साल अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। कोचर ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑयल एंड गैस कंपनी वीडियोकॉन का पक्ष लेते हुए नियमों की अनदेखी कर कर्ज देने के आरोप लगने के बाद ये कदम उठाया था। इस रिपोर्ट के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की आंतरिक नीतियों के तहत चंदा कोचर के इस्तीफे को उनकी गलतियों पर बर्खास्तगी के तौर पर लेने का फैसला किया है। जांच रिपोर्ट के बाद आईसीआईसीआई बैंक बोनस सहित चंदा कोचर के अन्य भुगतानों को रोकने का फैसला कर चुकी है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोचर की सभी मौजूदा और भविष्य के अधिकारों को वापस लिया जाता है। इसमें बिना भुगतान वाली रकम, बकाया बोनस या वेतन वृद्धि और चिकित्सा लाभ समेत अन्य चीजें शामिल हैं। चंदा कोचर को बैंक को करीब 350 करोड़ रुपए की रकम चुकानी पड़ सकती है। लगभग ESOPs मिला है। जैसे जैसे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बैंक का शेयर्स एक मोताद में मिलता है हर साल, उसका लगभग वैल्यू आज 325 करोड़ है। उसका शायद चंदा जी वापस देना पड़ेगा। और उसके बाद जो बोनसेस जो मिला है, इसको क्लॉ बैक ऑफ बोनसेस बोलते हैं, माने बोनस को वापस कर लो आप। वो बोनस जो है लगभग 70-80 लाख है। चंदा कोचर ने जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर बैंक के फैसले पर निराशा जताई है। बुधवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बैंक में कर्ज देने का कोई भी फैसला एक तरफा नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आईसीआईसीआई स्थापित मजबूत प्रक्रियाओं और प्रणालियों वाला संस्थान है, जहां समिति आधारित सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है और इसमें कई उच्च क्षमता वाले पेशेवर भी शामिल होते हैं। संगठन का डिजाइन और संरचना हितों के टकराव की संभावना को रोकता है। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक के मौजूदा सीईओ संदीप बख्शी ने कहा कि बैंक ने कोचर को लेकर एक बयान जारी किया है और बैंक की भूमिका अब नियामक एजेंसियों के साथ सहयोग करने तक ही सीमित है। सीबीआई चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। हाल ही में सीबीआई ने वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपए का कर्ज देने के मामले में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के आरोप में चंदा कोचर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल ये पूरा मामला आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन कंपनी को मिले 3,250 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ा है। चंदा कोचर पर बैंक की सीईओ रहते हुए वीडियोकॉन को कर्ज दिलाने में मदद करने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चंदा कोचर से जुड़ा पूरा मामला वीडियोकॉन कंपनी को कर्ज देने से जुड़ा है। इस मामले में आईसीआईसीआई के पूर्व सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने 22 जनवरी को 3,250 करोड़ रुपए के आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन कर्ज मामले में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में चंदा कोचर के साथ ही उनके पति और न्यू पावर के एमडी दीपक कोचर और वीडियोकॉन प्रमोटर वेणुगोपाल धूत का भी नाम है। चंदा कोचर, उनके पति दीपक और वेणुगोपाल धूत के अलावा सीबीआई ने एफआईआर में न्यू पावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई के सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत धाराएं लगाई गई हैं। इसमें कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश कर निजी कंपनियों को कर्ज की मंजूरी दी गई। एफआईआर में कहा गया है कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जरिए दिए गए कर्ज से आईसीआईसीआई बैंक को 1,730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन के मुंबई और औरंगाबाद स्थित कार्यालयों और न्यू पावर और सुप्रीम एनर्जी के मुंबई स्थित नरीमन पॉइंट दफ्तर में छापे भी मारे। सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत, दीपक कोचर और अज्ञात अन्य के खिलाफ पिछले साल मार्च में एक प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। करीब 10 महीने चली जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। फाइंडिंग्स के बाद और इसके फाइंडिंग्स के पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक एफआईआर लॉन्च किया कुछ ही दिनों पहले। उसमें क्या कहा गया, लगभग मोर और लेस हर क्राइम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंशियल क्राइम।
देखिए, 3 मेन इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इस जो बिल्कुल अपरेंट है। एक तो चंदा कोचर जी, जिन्होंने इस लोन को इन द कैपेसिटी ऑफ एमडी एंड सीईओ अप्रूव किया। दूसरा उनके हस्बैंड चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर, जिनकी वो कंपनी है जिसमें वीडियोकॉन ने वो पैसे डाले 65 करोड़ रुपए। और तीसरा वीडियोकॉन के प्रमोटर्स, जिन्होंने ये सारी चीज वेणुगोपाल धूत जी और उनके बाकी के ब्रदर्स, जिन्होंने ये सारी चीज को स्ट्रक्चर किया। इस मामले में सीबीआई की जांच करीब 10 महीने पहले शुरू हुई। सीबीआई की शुरुआती जांच में ये शिकायत दर्ज की गई थी कि वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर को उनकी अपनी न्यू पावर में निवेश के रूप में 64 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बदले में चंदा कोचर ने वीडियोकॉन कंपनी को 3,250 करोड़ रुपए की कर्ज मिलने में मदद पहुंचाई। सीबीआई की जांच में पाया गया कि 6 लोन दिए गए, जिनकी राशि 1,875 करोड़ रुपए है। ये कर्ज जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और समूह की 4 अन्य संबद्ध कंपनियों को दिए गए। सीबीआई के मुताबिक इन निजी कंपनियों के खातों में मौजूदा बकाया राशि 1,730 करोड़ रुपए को आईसीआईसीआई बैंक ने 26 अप्रैल 2012 को रुपी टर्म लोन के तहत एडजस्ट कर दिया। बाद में इन कर्जों को एनपीए घोषित कर दिया गया, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पद को मिसयूज करते हुए लगभग 3,250 करोड़ माने 3,250 करोड़ जो है लोन्स दे दिया वीडियोकॉन ग्रुप को और ग्रुप कंपनीज को। और उसमें जो है लगभग 1,730 करोड़ का बकाया हो गया। और ये बहुत बड़ा घोटाला माना जा रहा है। 2 मामलों में चंदा कोचर बैंक की उस कमेटी में थी जिसने वीडियोकॉन को कर्ज की मंजूरी दी। कमेटी ने 26 अगस्त 2009 को वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को 750 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया था। आगे चलकर इन कर्जों में से अधिकांश एनपीए बन गए। 7 सितंबर 2009 को 300 करोड़ का कर्ज दिया गया और इसके अगले ही दिन यानी 8 सितंबर 2009 को वेणुगोपाल धूत ने सुप्रीम एनर्जी के जरिए न्यू पावर रेन्यूएबल्स कंपनी को 64 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम एनर्जी वेणुगोपाल धूत ने ही बनाया था, जबकि न्यू पावर रेन्यूएबल्स कंपनी पर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर का नियंत्रण था। दिसंबर 2008 में धूत ने दीपक कोचर के साथ मिलकर न्यू पावर रेन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। मीडिया में खबरें आई कि कंपनी में धूत और उनके रिश्तेदारों का हिस्सा 50% था, जबकि बाकी हिस्सेदारी दीपक कोचर, उनके पिता और चंदा कोचर की भाभी की कंपनी पैसिफिक की थी। जनवरी 2009 में धूत ने न्यू पावर रेन्यूएबल्स का डायरेक्टर पद छोड़ दिया और अपने 24,999 शेयर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में दीपक कोचर की कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। First set of commission that was traced to Chanda Kochar was about 34 crores or 54 crores, I guess. 54 crores. And it is first installment. And there are more money that has come into Chanda Kochar's husband's account and his companies. इसकी वजह से लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, जो आम आदमी का जो पैसे जो बैंक में रखते हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस जो है मैडम ने खो दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने 30 मई को चंदा कोचर पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया था। मामले के तूल पकड़ने पर आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले साल 18 जून में कहा कि उनकी सीईओ और एमडी चंदा कोचर उनके खिलाफ जारी जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जा रही हैं। इसके बाद चंदा कोचर छुट्टी पर चली गई। वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने और फिर अनुचित तरीके से निजी लाभ लेने का आरोप का मामला इतना बढ़ गया कि चंदा कोचर ने 4 अक्टूबर 2018 को सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल मार्च 2019 में समाप्त हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
चंदा कोचर एक ऐसी शख्सियत जिनकी एक जमाने में बैंकिंग सेक्टर में तूती बोलती थी। 1984 में बतौर ट्रेनी ज्वाइन करने वाली चंदा कोचर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। हालांकि वीडियोकॉन कंपनी को कर्ज देने से जुड़े मामले में पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगने के बाद से उनके लिए मुश्किलें बढ़ती गईं। चंदा कोचर एक ऐसी शख्सियत जिसने महिला होते हुए भी बैंकिंग सेक्टर में अपने दम पर बुलंदियों को छुआ, लेकिन काल का चक्र कुछ ऐसा चला कि अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगी। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी चंदा कोचर की स्कूली पढ़ाई जयपुर से हुई। उनके पिता रूपचंद अडवाणी जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल थे, जबकि मां एक गृहिणी थी। चंदा कोचर जब 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। मुंबई के जय हिंद कॉलेज से बीकॉम किया। 1982 में ग्रेजुएशन के बाद चंदा कोचर ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मास्टर्स डिग्री हासिल की। मैनेजमेंट स्टडीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चंदा कोचर को वर्क हार्ड गोल्ड मेडल और अकाउंटेंसी में JN बोस गोल्ड मेडल मिल चुका है। 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी चंदा कोचर ने ICICI बैंक ज्वाइन किया। जब 1994 में ICICI बैंक संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी बन गई तो चंदा कोचर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनाया गया। 1984 she joined this bank as a trainee और उसके बाद immediately in around 9-10 years she rose rapidly in the ranks. She was a very bright person and उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ICICI जिस इंस्टीट्यूशन में उन्होंने ज्वाइन किया था वो बैंक नहीं था, वो इंस्टीट्यूशन था। तो जो बैंक क्रिएट हुआ तो उसमें कोर टीम की मेंबर्स में चंदा कोचर को इंक्लूड किया गया था। आगे ले जाते हुए जैसे जैसे वो बैंक बना और बड़ा हुआ, she was given very important positions in that system and by around 98 she rose to be the CEO and MD of this bank. चंदा कोचर लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों से होती हुई साल 2001 में ICICI बैंक ने उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद उन्हें कॉरपोरेट बिजनेस देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गई। फिर आया वो दिन जब मई 2009 में चंदा कोचर को ICICI बैंक का CEO और MD बनाया गया। चंदा कोचर के ही नेतृत्व में ICICI बैंक ने रिटेल बिजनेस में कदम रखा, जिसमें उसे जबरदस्त सफलता मिली। ये उनकी योग्यता और बैंकिंग सेक्टर में उनके योगदान का प्रमाण था कि 2011 में भारत सरकार ने चंदा कोचर को अपने तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। ICICI बैंक में कार्यकाल के दौरान चंदा कोचर को भारत और विदेशों में बैंक के कई तरह के संचालनों की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी अगुवाई में ICICI बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र वाला बैंक बना। चंदा कोचर को फोर्ब्स पत्रिका की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी जगह मिल चुकी है। No doubt, she has been a very important banker. In fact, इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल विमेन बैंकर्स थे। उनमें गिनी चुनी सक्सेसफुल इम्पॉर्टेंट बैंकर्स में थे चंदा कोचर जी। चंदा कोचर जी, जैसे मैंने पहले भी बता रहा था कि चंदा कोचर हैज़ बीन very responsible in the initial years of her professional life. She contributed in a big way to ICICI Bank के expansion में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में उनका a misuse of her power और a success must have gone into her head and उनको लगा कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है तो I am the queen, ऐसे उनको लगा।
मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। लगातार 9 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रही चंदा कोचर पर काले बादलों का साया साल 2018 से मंडराना शुरू हुआ। उन पर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने और फिर अनुचित तरीके से निजी लाभ लेने का आरोप लगा। ये मामला इतना बढ़ गया कि 4 अक्टूबर 2018 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंदा कोचर का कार्यकाल मार्च 2019 में पूरा होना था। चंदा कोचर पर कथित रूप से पिछले साल मार्च में अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगे। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कॉरपोरेट जगत ने पिछले काफी समय से चले आ रहे लचीले कानून का फायदा उठाया और कई लोग पैसा लेकर फरार हो गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार ने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। इसके तहत कानून को सख्त और प्रभावी किया गया है। इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों से भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और एक साफ सुथरे तंत्र को विकसित करने में मदद मिली है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भारत में किसी अन्य देश की तुलना में पिछले 1 साल में कॉरपोरेट जगत में भ्रष्टाचार के अधिक मामले उजागर हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के सरकारी बैंकों को घोटाले की वजह से 22,743 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 11,400 करोड़ का पीएनबी घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इसका मुख्य आरोपी नीरव मोदी है, जो देश छोड़कर भाग गया। इसमें मेहुल चोकसी भी शामिल है। धोखाधड़ी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच कर रहा है। आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कारोबारी विजय माल्या ने देश के 13 बैंकों को 9,432 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। माल्या इस समय लंदन में रहता है और सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रही है। रोटोमैक के प्रमोटर विक्रम कोठारी पर 7 बैंकों से 3,695 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। विक्रम कोठारी ने 2008 से 2013 के बीच पब्लिक सेक्टर के बैंकों की मदद ली। इस दौरान कोठारी ने अपने विदेशी खरीदारों और सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट का सहारा लिया। पैसे का इस्तेमाल बायर्स और सप्लायर्स का बकाया चुकाने की जगह पैसों को रोटोमैक और उसकी सहायक कंपनियों में घुमा दिया गया। अभी रिसेंट टाइम्स में 2 बड़े फ्रॉड्स और हम देखते हैं। एक तो किंगफिशर, जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के पैसे को पूरे के पूरे को विड्रॉ करके वो भाग गए यहाँ से, और तीसरा एक और बड़ा जो मैं फ्रॉड अभी रिसेंट टाइम्स में देखता हूँ वो नीरव मोदी मेहुल चोकसी का है, कि जिन्होंने एक पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके उसको एक अनफेवरेबल तरीके से यूज करके और अपना एम्पायर बनाने की कोशिश की और उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाके उसको डंप कर दिया। तो ये 3-4 तो मेजर फ्रॉड्स इमीडिएटली बात करते ही जो जहन में आते हैं वो ये 3-4 फ्रॉड्स हैं। अब ये बैंक्स का भी एक है, बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी एक आध कभी कभी इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं सुनते रहते हैं, बट ये काफी बड़े फ्रॉड्स के रूप में। भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने भी कई कड़े कानून बनाए हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की बात करें तो इसके जरिए धोखाधड़ी कर देश से भाग जाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने में मदद मिली है। इसके तहत भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के धोखाधड़ी के मामले आते हैं। भगोड़ों की संपत्ति बिना अदालती कार्रवाई के जब्त करने का प्रावधान किया गया। ऐसे आरोपियों को अगर अपनी संपत्ति बचानी है तो भारत में अदालत के सामने पेश होना होगा। ऐसे आरोपियों को नोटिस जारी होने के बाद 6 हफ्ते तक देश लौटने की मोहलत दी गई है। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। इसके प्रावधान नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू होते हैं।
आपके पास बैंक्रप्टेसी कोड है, देन बैंकिंग रिफॉर्म्स का लॉ लेके आए हैं, और जो इलीगली इस देश को छोड़ के बाहर गए हैं उनको वापस ले आने के लिए, जो आर्थिक मामलों में जहाँ जहाँ फ्रॉड यहाँ कमिट करके बाहर चले गए, जैसे आपके नीरव मोदी या ललित मोदी, ऐसे लोगों को वापस ले आने के लिए एक लॉ बनाया है। इस लॉ के द्वारा सरकार को पावर मिलता है कि भाई इनको डील करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूगिटिव बोलते हैं, बगोडा, सो फाइनेंशियल फ्यूगिटिव डिक्लेयर करने के लिए, और उस सरकार के साथ जहाँ भी गया है वो उन लोगों के साथ, उस सरकार के साथ बात करके इन फ्यूगिटिव्स को वापस ले आने के लिए भी इस लॉ जो है इंडियन गवर्नमेंट को मदद करता है या एम्पावर करता है। बेनामी लेन देन प्रतिषेध संशोधन कानून में 28 साल बाद संशोधन कर इसे सख्त और प्रभावी बनाया गया। इसका मकसद बेनामी लेन देन या कारोबार को प्रभावी तरीके से रोकना और अनुचित तरीके से कानून को धोखा देने पर लगाम लगाना है। इस कानून के जरिए सरकार को तय प्रक्रिया अपनाते हुए बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिलता है। इसमें बेनामी लेन देन की परिभाषा में संशोधन किया गया। नए कानून के तहत बेनामी लेन देन साबित होने पर 7 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया। नवंबर 2016 से नए बेनामी कानून के अमल के बाद काले धन और बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सरकारी सख्ती का ही नतीजा है कि 3 लाख फर्जी कंपनियों पर ताले लगा दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।